तो आपको आज लिखेंगे एक तलीय सदिश या समतलीय सदिश। जिसको हम लोग कहते हैं हाँ अब के सब कोई क्लास में आया 11 नंबर। देखिए बालक, एक तलीय सदिश क्या होता है कि वैसे सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं, दो या दो से अधिक वैसे सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं। तल मतलब कि सतह, जैसे कि कैसे आप लोग अभी सब एक ही तल पर हैं, ये कोई दीवालों पर है, ये दीवार अलग तल है। जैसे देखिए ये वो अलग तल हुआ, ठीक ना, आइए वो अलग तल है और वो अलग तल है, ये भी आपका छत है, ये भी अलग तल है। समतलीय सदिश किसे कहते हैं कि वैसे दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो आप लोग सब एक ही तल पर है ना, और सब के डायरेक्शन मेरे ही ओर है, लेकिन उसमें मायने नहीं रखता है कि डायरेक्शन किधर की ओर हो, केवल एक तल में होना चाहिए कि सब एक तल पर होना चाहिए, चाहे उधर की ओर कोई मुंह किया हो, चाहे इधर की ओर या ऊपर की ओर, लेकिन तल एक ही पर होना चाहिए। दिशा नहीं इसमें है, केवल तल एक होना चाहिए कि एक ही। जैसे सब कोई अभी आप जमीन पर है ना, कोई दीवालों पर है। तो लिखिए दो या दो से अधिक वैसे सदिश, दो या दो से अधिक वैसे सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं। दो या दो से अधिक वैसे सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं उसे समतलीय सदिश कहते हैं। उसे समतलीय सदिश कहते हैं। चलिए इसका डायग्राम बना लीजिए। ये वो कोई तल बना लेते हैं और उस तल में बहुत सारे सदिश को दर्शा देते हैं। ये कोई सतल हो गया, ठीक ना बालक, इसको आप तल भी बोल सकते हैं या चाहे समतल भी बोल सकते हैं। हाँ, इसमें किधरों की ओर रहे वेक्टर उसे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक ही तल में स्थित होना चाहिए। मारेंगे दूध खोपी ने घन घना 3 डायमेंशनल फिगर न है, हम क्या बोल रहे हैं तल समतल। समतल कैसे फिगर होता है 2 डायमेंशनल, तो घन घनाभ में कहाँ जा रहे हैं। तुमको समतल है थी नहीं अभी तक मालूम है, ये क्या है, एक में हैसु निकल है का, एक में दुए को नाप है, या तो इधर जा सकते हैं या तो ऊपर जा सकते हैं। पर एक में एगो ऐसे है का, ऐसे बाहर निकल तब सब के सब क्या कहलाएगा समतलीय सदिश है।
समतलीय सदिश को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कोप्लेनर वेक्टर। आप मेरा बतवे नहीं समझे तो फिगरवा आप कहाँ समझ में आएगा? क्या डिफिनेशन बताएं कि दो या दो से अधिक वैसे सदिश जो एक ही तल पर स्थित हो, डायरेक्शन से कोई मतलब। तो इसे देखिए, मान लीजिए कि कोई तल है, ठीक ना, ये वो समतल हो गया ना, एक पर कोई एन्ने में है तो कोई एन्ने में है तो कोई इधर की ओर है तो कोई, लेकिन है तो एकरे पर ना, एक ही तल में है ना। आप समझे? जैसे सब कोई यहाँ पर है, कोई उधर की ओर मुंह कर लेगा, कोई उधर की मुंह कर लेगा, लेकिन एक मामले में तो सब सेम है ना कि एक ही जमीन पर है, एक ही तल पर है। आज तो पता चला है नाम से कि समतलीय मतलब कि समान तल पर है। चलिए अब लिखिए लंबवत सदिश। लंबवत सदिश जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। देखिए नाम से स्पष्ट है कि वैसे दो सदिश जो एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं उसे परपेंडिकुलर सदिश कहते हैं। तो लिखिए था, दो या दो से अधिक वैसे सदिश जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। दो या दो से अधिक वैसे सदिश जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उसे लंबवत सदिश कहते हैं। उसे लंबवत सदिश कहते हैं। डायग्राम बना लीजिए। नब्बे डिग्री कौन बना रहा है? अच्छा, एक शख्स पर कौन सा वेक्टर होता है? आई का वाई एक्स पर। आप जानते हैं कि 2 डायमेंशनल फिगर में केवल एक शख्स होता है और केवल वाई एक्स होता है ना। तो 2 डायमेंशनल के लिए वो बना देते हैं क्योंकि एक शख्स और वाई अक्ष एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। तो ये भी तो कह सकते हैं कि आई कैप और जे कैप क्या होता है? अब 3 डायमेंशन में आई कैप और जे कैप और के कैप वो भी तो लंबवत सदिश हो सकता है ना जी। तो उसको भी बना लेते हैं क्योंकि वो भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसका एक और नाम था समकोणिक सदिश, है कि नहीं? कि दो या दो से अधिक वैसे सदिश जो एक दूसरे के साथ समान कोण बनाते हैं उसे समकोणिक सदिश यहाँ पर लंबवत सदिश के रूप में परिभाषित किए हैं। तीनों डायग्राम बना लीजिए। जेड अक्ष के बारे में आपको बताया है ना, खाली उस पर बनावल वैसे है लेकिन एक्चुअल में होता कैसे है? एक्चुअल में जेड अक्ष ऐसे होता है, ऊपर क्यों सामने ऐसे। हाँ लेकिन हम निकाल नहीं सकते हैं ना, तो निकाल नहीं देते। एक ऐसे खींच के जैसे ऐसे ऐसे कर देते सामने, तो कहते थे कि हाँ मजा आ गया सर। देख रहा हम बनाए, हमरे हटा दे रही।
चलिए अगला लिखिएगा ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। हाँ ये जेड छूट गया है, लिख लीजिएगा। ऋणात्मक सदिश क्या होता है, जैसे कि देखिए कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल रहे थे, तो यूनिट वेक्टर के विपरीत दिशा में जो सदिश निकाल रहे थे, जैसे मान लीजिए कि यह एक सदिश है ए, तब पूछा जाए कि इसका ऋणात्मक सदिश क्या होगा, तब क्या लिखिएगा, माइनस है, लेकिन उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, किधर की ओर, यानी कि यही वाला के जस्ट फोटो कॉपी एक अपोजिट डायरेक्शन में रख देना है, दम एक फोटो कॉपी रख देना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस है। अब देखिए तो जितना किसी भी हम लोग जानते हैं कि सदिश कोई हो उसका मोड निकालते तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना, तो ए का भी मैग्नीट्यूड ए ही आएगा और माइनस ए का भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि सब परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है, परिमाण कभी नेगेटिव। तो देखिए तो दोनों के परिमाण तो एक समान आया लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के, तो कोई भी सदिश के जस्ट विपरीत दिशा में उसी का एकदम जीरोक्स जो होता है वही उसका विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहलाता है। इसको विपरीत सदिश के भी नाम जानते हैं, ठीक ना। लेकिन उसमें ए या बी ले लिए था, इसमें ए ही ले लिए हैं और उसी का अपोजिट फोटोकॉपी ले लिए लेकिन विपरीत दिशा में। तो लिखिए वैसे दो सदिश जिनका परिमाण एक दूसरे के बराबर होता है, वैसे दो सदिश जिनका परिमाण एक दूसरे के बराबर होता है, वैसे दो सदिश जिनका परिमाण एक दूसरे के बराबर होता है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है, तो उसे एक दूसरे का ऋणात्मक सदिश कहते हैं। तो उसे एक दूसरे का ऋणात्मक सदिश कहते हैं। जैसे लिखिएगा, जैसे ए का वेक्टर ए का ऋणात्मक सदिश, वेक्टर ए का ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश माइनस वेक्टर ए होगा, वेक्टर ए का ऋणात्मक सदिश माइनस वेक्टर ए होगा, जिसे चित्र में दर्शाया गया है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। तो नीला बना लीजिए चित्र और लिख लीजिएगा कि चूंकि वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर ए, तो देखिए दोनों का मोड निकालेंगे तो मोड ऑफ वेक्टर ए और माइनस मोड ऑफ वेक्टर ए, तो मोड ऑफ ए का ए और माइनस मोड ऑफ ए का भी ए, तो दोनों के परिमाण बराबर आया कि नहीं, लेकिन वेक्टर दोनों विपरीत था। बताए तो यही उतार लगे हैं। देखिए अब आपको पढ़ना है बंधित सदिश, बंधित सदिश जिसको हम लोग कहते हैं बाउंड वेक्टर। बाउंड होता है,
देखिए बंधित सदिश होता क्या है कि पहले इसके बारे में जान लीजिए। जैसे कोई भी सदिश जिस बिंदु से जुड़ा हुआ रहता है ना, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं लगाव बिंदु। लगाव बिंदु उसको जहाँ से वो लगल होता है। जैसे कैसे पेड़ में शाखा निकल रहता है तो कहीं ना कहीं से लगल होता है, तो जहाँ से वो जुड़ा हुआ रहता है उसको कहते हैं लगाव बिंदु। तो स्पेस के बारे में आप लोग जानते हैं, अंतरिक्ष के बारे में। ये भी आपको बताएं कि वह किसी भी सदिश को उसी के डायरेक्शन में कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं तो उसका वैल्यू चेंज है। लेकिन बाउंड वेक्टर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इसको आप उठा के जैसे यहाँ पर रख दिए तो ये हो गया फ्री वेक्टर, क्योंकि इसको हम उठा के यहाँ से यहाँ रख दिए ना। लेकिन कुछ सदिश ऐसे होते हैं जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है कि उसका लगाव बिंदु जो है फिक्स होता है। ई वाला सिरा और ये वाला सिरा जहाँ पर है वो ये रहेगा, इधर उधर डिस्प्लेस्ड। तो वैसे सदिश जिसके लगाव बिंदु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित उसको बंधित सदिश कहते हैं। और जिसको एक जगह से उठा करके और उसी के डायरेक्शन में कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं तो वो आपका होता है मुक्त सदिश या फ्री सदिश, ठीक ना। तो हम लोग के केवल मुक्त सदिश के बारे में पढ़ना है या बंधित सदिश का केवल परिभाषा पढ़ना है, क्योंकि जो बंधित सदिश है उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं सकते हैं, हमारा न्यूमेरिकल बनाने में डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो हम लोग आगे चल के केवल किसके बारे में पढ़ेंगे, जो भी सदिश का उपयोग करेंगे सब के सब केवल मुक्त सदिश का उपयोग करेंगे। तो बंधित सदिश की परिभाषा लिखिए, वैसा सदिश जिसके लगाव बिंदु को वैसा सदिश जिसके लगाव बिंदु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित नहीं किया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित नहीं किया जा सकता है, उसे बंधित सदिश कहते हैं। उसे बंधित सदिश कहते हैं। जैसे लिखिएगा, जैसे चित्र में वेक्टर ए एवं वेक्टर बी, चित्र में वेक्टर ए एवं वेक्टर बी बिंदु ओ से बंधे हुए हैं। बिंदु ओ से बंधे हुए हैं, इसलिए वेक्टर ए एवं वेक्टर बी बंधित सदिश है। इसलिए वेक्टर ए एवं वेक्टर बी बंधित सदिश है। बना लीजिए डायग्राम। और जहाँ से वो बंधल रहता है ना उस बिंदु को क्या कहते हैं, लगाव बिंदु, क्योंकि वहीं पर न लगा हुआ है। इसका एक वाव परिभाषा होता है, क्योंकि बंधा हुआ है तो आप इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं ना। ताकि जैसे कि जनरली हम लोग सदिश का अध्ययन स्पेस में करते हैं, अंतरिक्ष में, तो दूसरे शब्दों में वो और परिभाषा लिखिए इसका, वैसा सदिश जिसके लगाव बिंदु को वैसा सदिश जिसके लगाव बिंदु को वैसा सदिश जिसके लगाव बिंदु को अंतरिक्ष में विस्थापित नहीं कर सकते हैं। अंतरिक्ष में विस्थापित नहीं कर सकते हैं,
नहीं कर सकते हैं उसे बंधित सदिश कहते हैं। उसे बंधित सदिश कहते हैं। उसे बंधित सदिश कहते हैं। अब लिखिए अगला सदिश है मुक्त सदिश यानी कि फ्री। फ्री वेक्टर। लिखिए वैसा सदिश जिसको उसी के दिशा में वैसा सदिश जिसको उसी के दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं उसे मुक्त सदिश कहते हैं। उसे मुक्त सदिश कहते हैं। जैसे देखिए ये वो है आपका वेक्टर ए। हम क्या कर रहे हैं कि इसी के डायरेक्शन में कहीं भी क्या कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर है ना, तो इसको आप यहाँ से उठा करके यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए यहाँ रख दीजिए, लेकिन ऐसे घुमा दीजिएगा ना तो मान बदल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। क्योंकि बताया था कि किसी भी वेक्टर को उसी के डायरेक्शन में कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाता है तो उसके मान में कोई चेंज नहीं। तो वैसे सदिश को हम लोग कहते हैं मुक्त सदिश। चलिए इसको शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से उठा करके यहाँ रख दे रहे हैं। या मान लीजिए कोई इस डायरेक्शन में है कोई सदिश भी, ठीक ना, तो इसको आप यहाँ से उठा करके कहीं और रख दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। तो शिफ्ट कर दीजिए लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, दम ओकरे समानांतर होना चाहिए। बड़ा छोटा बन जाएगा हमसे। जैसे क्लास में हम लोग बैठे हुए ना, तो मान लीजिए कि ई बालक को उठा करके यहाँ पर शिफ्ट कर दें, यहाँ से उठा के वहाँ पर, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से उसको शिफ्ट कर दें और कहें कि तुम मुंह पीछे में कर लो, तो भारी दिक्कत हो जाएगा कि हम पढ़ेंगे कैसे। इसका एक और परिभाषा होता है कि जिसके लगाव बिंदु को कहीं भी स्थानांतरित, तो लिख लीजिए वैसा सदिश जिसके लगाव बिंदु को वैसा सदिश जिसके लगाव बिंदु को अंतरिक्ष में वैसा सदिश जिसके लगाव बिंदु को अंतरिक्ष में उसी के दिशा में कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। अंतरिक्ष में उसी के दिशा में, छूट गया, अंतरिक्ष में उसी के दिशा में कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। विस्थापित कर सकते हैं उसे मुक्त सदिश कहते हैं। उसे मुक्त सदिश कहते हैं। मुक्त सदिश कहते हैं। हो गया ना, कोई दिक्कत। अब लिखिए संगामी सदिश।
सदिश कॉन्करेंट वेक्टर। देखिए कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है कि दो या दो से अधिक वैसे सदिश जिसमें सब के लगाव बिंदु एक के जगह होता है। जैसे इस तरह समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, लेकिन देखिए सब के लगाव बिंदु एक की जगह है कि नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो दो या दो से अधिक वैसे सदिश जिसमें सभी का लगाव बिंदु एक ही होता है। क्या ये भी बोल सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। प्रारंभिक बिंदु जहाँ शुरू होता है, या मूल बिंदु भी बोल सकते हैं क्योंकि वहीं सब निकल रहा है। तो लिखिए दो या दो से अधिक वैसे सदिश दो या दो से अधिक वैसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, उसे संगामी सदिश कहते हैं। उसे संगामी सदिश कहते हैं। संगामी सदिश कहते हैं। जैसे लिखिएगा चित्र में वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी कोमा वेक्टर सी एवं वेक्टर डी। वेक्टर डी संगामी सदिश है। संगामी सदिश है क्योंकि चारों सदिश का प्रारंभिक बिंदु O है। क्योंकि चारों सदिश का प्रारंभिक बिंदु O है। बना लीजिए। केवल ध्यान रखिएगा कि सबका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही स्थान पर हो। चाहे डायरेक्शन कहीं भी हो, उससे कोई मतलब। जैसे कैसे यहाँ से कोचिंग से सबको निकलता है छुट्टी के बाद, तो सब तो निकलता है एक ही जगह से है, लेकिन अलग डायरेक्शन में। तो सबके निकलने का स्थान एक ही जगह से है उस समय जब छुट्टी होता है कोचिंग से। यानी कि सब कोई उस समय अपने आप को संगामी सदिश समझ सकते हैं, क्योंकि आप परिमाण भी है और डायरेक्शन तो रहा करता है। अब लिखिए टॉपिक है वेक्टर के प्रकार नहीं है, ठीक ना। अगला प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु अंग्रेजी होता है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉइंट क्या होता है कि कोई भी सदिश जिस बिंदु से शुरू होता है उसी बिंदु को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। जिसे अलग अलग के लिए प्रारंभिक बिंदु का परिभाषा अलग अलग होता है, लेकिन मीनिंग एक एक होता है कि जहाँ से कोई चीज शुरू होता है वही उसका प्रारंभिक बिंदु। जैसे हम लोग कैसे यात्रा करना शुरू करते हैं, तो जहाँ से यात्रा करना शुरू करते हैं वही कहते हैं कि इनिशियल पॉइंट। तो इस सदिश का भी है। लेकिन कोई सदिश जिस बिंदु से प्रारंभ होती है, कोई सदिश जिस बिंदु से प्रारंभ होती है
जिस बिंदु से प्रारंभ होती है उस बिंदु को उस सदिश का प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को उस सदिश का प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। चलिए अब लिखिएगा अंतिम बिंदु। इसी में है, अभी टॉपिक है, वेक्टर को प्रकार नहीं है, ठीक ना, केवल ऐसी है, अभी तो वेक्टर के प्रकार बाकी है। अंतिम बिंदु इसको बोलते हैं, है बहुत सारा, लेकिन आपको पढ़ना है, कम से कम 18-20 को पढ़ा देंगे। कौन लिखे हैं? लिखे हैं टर्मिनल पॉइंट। लिखिए, इसको टर्मिनल पॉइंट भी बोला जाता है, फाइनल पॉइंट भी बोला जाता है। जैसे देखते हैं ना, कहीं कहीं जाते होंगे, यात्रा करते होंगे तो सुने होंगे कि फलना टर्मिनल, जैसे राजेंद्र नगर टर्मिनल, चाहे हावड़ा टर्मिनल। तो टर्मिनल का मतलब होता है कि उसके बाद ट्रेन नहीं जाएगा, होता है ना कि जा रहा है कहीं से लेकिन उसके बाद, तो वो यानी कि फाइनल होता है। वहाँ पर देखिएगा आगे से घेरा रहता है, कहीं भी देखेंगे ना टर्मिनल, उतारिएगा देखिएगा घेरा रहता है वहाँ से, उसके बाद पटरी होगा निकलता ट्रैक, और उसमें आगे बूफर लगा होता है 2 लोहा के आगे, ताकि मान लीजिए किसी दिन ट्रेन स्पीड में आए, कहीं ब्रेक व्रेक फेल हो जाए, तो उस सिचुएशन में उसको थोड़ा रोकने के लिए। तो लिखिए, कोई सदिश जिस बिंदु पर समाप्त होती है, कोई सदिश जिस बिंदु पर समाप्त होती है, कोई सदिश जिस बिंदु पर समाप्त होती है उसे अंतिम बिंदु कहते हैं। ये देखिए इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ही हो गया, और ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट। अब देखिए इनिशियल पॉइंट को वाव नाम से जाना जाता है, इसको नाम से जानता है टेल। टेल माने पूंछ, और ये वाला इसका होता है हेड। हेड मतलब सिर। चलो हेड और टेल से हम, पूंछ और सिर से हमको याद आया है, देखो कौन ऐसा कि वो क्या है जिसमें पूंछ भी होता है और सिर भी होता है, लेकिन उसका शरीर नहीं होता है। ठीक, सही है, सिक्का बोल रहा है सर, सिक्का सही होता है, खाली सिर और पूंछ होता है, यानी कि हेड और टेल। तो हेड को क्या बोला जाता है? चित बोल रहा है, नमूना लड़का है। हो गया ना? आज के लिए इतना ही।